दोस्तों पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों परीक्षा मंथन की जो सीरीज़ चल रही है, आज छठा लेक्चर है। ऑलरेडी 5 लेक्चर बन चुके हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं उसको। परीक्षा मंथन, जैसे मैं हमेशा कहा है कि यूपी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। 2019 के बाद, वैसे 2019 से पहले तो मैं सिर्फ बोलता था कि परीक्षा मंथन पढ़ लो, लेकिन 2019 के एग्ज़ाम जिस तरह हुआ और जो हमारे चेयरमैन साहब प्रभात कुमार साहब आए हैं, तो उनका जो एटीट्यूड है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा परीक्षा मंथन से के साथ एक चीज़ और पढ़नी चाहिए, जो मुझे लगता है कि विज़न आईएएस के नोट्स पढ़ना चाहिए। तो विज़न आईएएस और परीक्षा मंथन का दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। और अगर 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं और बार बार रिवाइज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में हो जाने चाहिए। परीक्षा मंथन जिन्होंने नहीं खरीदी है वो खरीद लीजिए, अपने आपके आसपास जो भी बुक स्टोर होते हैं वहाँ ईजिली अवेलेबल हो जाती है। लक्ष्य 2 नाम से आएगी, परीक्षा मंथन लक्ष्य 2। अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो अमेजन का लिंक है, वो आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, ले लीजिएगा, सस्ती है, 120 रुपये की किताब है, कोई बहुत महंगी किताब नहीं है। फिर भी जो परचेज़ भी नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए है कि ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है उसमें आप वीडियोस देख लीजिए। मैं लगातार छोटे छोटे इसके मॉड्यूल्स बना रहा हूँ, छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, जो पीडीएफ के रूप में होंगे। आपको मेन चीज़ें आपको सब डिस्कस कर ली जाएगी वीडियो के रूप में। साथ में आप इस पीडीएफ को पढ़ भी लीजिएगा, जो ही परीक्षा मंथन के ही नोट्स हैं। ये अलग से मेरा कुछ नहीं है, परीक्षा मंथन के नोट्स है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर दूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर वीडियो 6 है और इस अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। पहले हमने नेशनल इश्यूज़ पढ़ लिए हैं, 5 तक हमने नेशनल इश्यूज़ खत्म कर दिए हैं। आज से हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, इंटरनेशनल अफेयर्स, जो थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक पाइपलाइन, गैस पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है बिछाई गई है। मोतीहारी अमलेखगंज के बीच में एक पाइपलाइन है और ये 2019 में इसका किया था। नेपाल और इंडिया का वैसे तो आजकल बड़ा विवाद चल रहा है, ये मेंस का बड़ा अच्छा इशू है कि नेपाल के साथ मसला क्या है। प्री में थोड़ा समझ लीजिएगा कि नेपाल के वो कौन से जो काला पानी वाला जो पोस्ट है वो कहाँ किस पे विवाद चल रहा है, तो उसको देख लीजिएगा। लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना से हमारा विवाद चल रहा है, हमारा नेपाल से विवाद चल रहा है। नेपाल का विवाद के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉइस्ट यानी कि जो माओवादी हैं उनका बहुत बड़ा रोल है और चाइना के हाथों में ये लोग खेल रहे हैं नेपाल वाले। लेकिन इंडियंस को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। नेपाल और इंडिया के संबंध बहुत पुराने हैं। ये थोड़ा मैं मेंस के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेपाल और इंडिया के संबंध बहुत पुराने हैं। ये अलग बात है कि चाइना का इंटरफेरेंस नेपाल में ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ओपी ओली साहब जो इस समय पीएम है वो माओवादी थे। माओवादी वजह कि वो कम्युनिस्ट जो चाइना से कम्युनिज्म लेकर आया है। देखिए कम्युनिज्म भी अलग है ना, एक होता रशिया वाला और एक होता चाइना वाला। रशिया वाला लेनिन वाला है, चाइना वाला कौन सा है? मऊ वाला है, माओवादी कहते हैं, ठीक है। उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो इनिशियल जब स्ट्रगल स्टेज में इन्होंने बहुत सारी फंडिंग ली थी चाइना से। आप जब पावर में आ गए हैं तो चाइना को ये गिफ्ट बैक कर रहे हैं, रिवर्ट बैक कर रहे हैं, या ये थैंक्स गिविंग हो रही है ये, ठीक है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक है यहाँ पे। सख्ती अब कर सकते नहीं है, सख्ती करोगे तो माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग जो इंडिया में है चाइना और इंडिया की लड़ाई में, वही फीलिंग इस समय इंडिया और नेपाल के बीच में, नेपाल के अंदर बहुत बढ़ चुकी है। ओपी ओली साहब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो अग्रेसिव नेशनलिज्म होता है उसको लेकर कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में बने रहें। अब क्या होता है क्या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा। थोड़ा सा आजकल थोड़ा दिक्कत चल रही है ओपी ओली साहब के, क्योंकि वो नेपाल में बहुत ज़्यादा इस बात को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इंडिया संबंध आप ख़राब कर रहे हो। लेकिन ओपी ओली साहब उस वर्ग को जो इंडिया के से संतुष्ट नहीं होता है, और कई कारण है इंडिया से संतुष्ट ना होने के, इसमें इंडिया की गलती भी है, ठीक है। लेकिन ओपी ओली साहब उन वर्ग की फीलिंग को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हैं और चाइना को प्रो चाइना रखते हैं। अब इंडिया को थोड़ा सा यहाँ पर 3-4 जगह पे स्टेप पे करना है, थोड़ा सख्ती करते हुए प्यार समझाना भी है। और जो मसलों में जो भी मसले हैं, इंडिया और नेपाल के डिस्प्यूट वाले मसले, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही छोटा मोटा, उसको बहुत ही ईजिली बात करनी है सिर्फ। अन्यथा अगर नेपाल और इंडिया के बीच संबंध खराब होते हैं, देखिए नेपाल को तो समस्या है लेकिन इंडिया को भी समस्या है। इंडिया चाहता नहीं है कि उसका एक और बॉर्डर टेंशन वाला बॉर्डर हो जाए। भाई इधर पाकिस्तान है वो टेंशन दे रहा है, चाइना है टेंशन दे रहा है, और बांग्लादेश से भी संबंध हमारे बहुत
ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपको रखवाली ना करना पड़े, लेकिन नेपाल ही एक ऐसा जगह था जहाँ पर रखवाली नहीं करनी पड़ती थी इंडियंस को। लेकिन अगर वहाँ पर संबंध ख़राब हो रहे हैं तो फिर ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की हार हो जाएगी। ये यहाँ पर डिप्लोमेसी का मैटर आ जाता है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज से पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का सहारा लेते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिलहाल इसी बीच में हमारे प्री के लिए मोतीहारी अमलोखगंज जो पाइपलाइन है ये बिछाई गई है। ये बहुत पुरानी चली आ रही थी, अब जाके कंप्लीट हुई है। मोदी जी ने इसको पिछले 2-3 साल से काफ़ी एग्रेसिवली इस पाइपलाइन के ऊपर काम किया है। चूँकि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक का मतलब होता है जिसका कोई भी ज़मीन का हिस्सा समुद्र से ना मिल पाए, तो इसलिए बहुत कुछ वो या तो इंडिया पे डिपेंड करता है, चाइना पे डिपेंड करता है। तो इंडिया के माध्यम से बहुत सारे सामान नेपाल में जाते हैं। इसी बीच में इंडिया और नेपाल ने मोतीहारी अमलोखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाया गया है। इंडिया से ये मोतीहारी एक जो बिहार की जगह है वहाँ से ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी और नेपाल के अमलेखगंज में जाएगी ये, ठीक है। लगभग 69-70 किलोमीटर के बीच में ये एक पाइपलाइन है, ठीक है। और इसमें से पेट्रोलियम, जो पेट्रोल, डीजल, क्रूड पेट्रोलियम में भी क्या क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है और पूछा जाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा बताता हूँ। इंडिया जो है वो नंबर 1 इम्पोर्टर है पेट्रोलियम का, बल्कि सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया में जो इम्पोर्ट की जाती है सबसे ज़्यादा चीज़ें उसमें पेट्रोलियम सबसे नंबर 1 है। कि इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा किस पे खर्चा है इम्पोर्ट करने में, वो है आपका पेट्रोलियम। और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क होता है ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि पेट्रोलियम जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उसके में खूब सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कौन कैसे किस साइंटिफिक टेक्निक के माध्यम से वो अलग किए जाते हैं, वो बता देना मुझे लिख के आप, ठीक है। बहुत कोई सवाल भी पूछा गया, साइंस का सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि रिफाइनरी पेट्रोल कहाँ से आएगा, तो रिफाइनरी जो होगी वो बेगूसराय यानी कि बिहार का जो बेगूसराय है वहाँ से ये रिफाइनरी है, बरौनी के पास रिफाइनरी, वहाँ से पेट्रोलियम जाएगा। चलिए भैया मैग्जिट की बात करते हैं। मैग्जिट क्या चीज़ है, आपने ब्रेग्जिट सुना होगा ये, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रेग्जिट की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्जिट की बात कर रहे हैं। देखिए पहले बात करते हैं आपका ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन एग्जिट मतलब ब्रिटेन कहीं से निकल जाए, एग्जिट में निकलना। तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, EU जैसे कहते हैं, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोप ने लगभग 28-30 कंट्रीज़ ने मिलकर एक अपना यूनियन बनाया और उसमें ये बोला गया कि हम एक कॉमन मार्केट सबको देंगे, सबको व्यापार करने का, सबको मतलब कि अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन जर्मनी में जाके भी काम कर सकता है, ब्रिटेन कंपनीज, ठीक है। तो कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे और मिल के एक परिवार की तरह काम करेंगे। अब इसके साथ बड़े मसले थे, जो मसले अभी मैं डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इकोनॉमी डिसबैलेंस हो गई वहाँ पर। चलो बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इकोनॉमी, क्योंकि देखिए कुछ कंट्रीज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जैसे कि आपका जर्मनी। कुछ इकोनॉमीज ऐसी हैं जो थोड़ी सी हल्की हैं, जैसे कि आपका हो गया पुर्तगाल, हो गया स्पेन, हो गया। तो अब क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग अच्छी इकोनॉमी वाले कंट्रीज़ थे इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा बहुत अच्छी तरह से उठाया। जर्मनी की कंपनीज़ को नया मार्केट मिल गया, वहाँ से वो लोग वहाँ अपना प्रोडक्ट वहाँ बेचने लगे। दूसरा, चूँकि जर्मनी में बहुत स्टेब्लिश था, वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता था, तो बहुत सारे जो लेबर थे पुर्तगाल से, स्पेन से, फ्रांस से, वो जाके जर्मनी में जाके बस गए, ठीक है। अब वहाँ लेबर की कमी भी हो गई, प्रोडक्ट की कमी भी हो गई, ठीक है। अब पता लगा जर्मनी या 1-2 कंट्रीज़ जो हैं वो तो चलो फ़ायदा उठा रहे हैं इस पूरी मार्केट का, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज़ एक बेचारे वहाँ डंपिंग हो रही है। जैसे चाइना का माल इंडिया में डंप होता है ना, वैसा ही जर्मनी का या बाकी कंट्रीज़ का माल, कुछ जो पिछड़े हुए कंट्रीज़ हैं जो उतना एग्रेसिवली अपने आप को मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं या उतनी किफ़ायती नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सारा प्रोडक्ट उनके यहाँ डंप होना शुरू हो रहा है। तो ये मसला हो गया। इस कारण ब्रिटेन को लगा कि यार ये तो बड़ा सही नहीं है, इसमें तो हमें लॉस हो रहा है। तो ब्रिटेन ने कहा कि भैया ऐसा है, इनफ इज़ इनफ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ब्रेक्जिट छोड़ रहा हूँ, मैं ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पूरा मैं छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे कहते हैं ब्रेक्जिट। ये प्रक्रिया होने वाली है ब्रेक्जिट। अब चूँकि कोरोना वायरस के साथ मसला था तो इससे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब जल्द ही ब्रिटेन वहाँ से हट जाएगा। इसी की तर्ज में एक बनाया गया मैग्जिट का मतलब मैग्नम, ठीक है, एग्जिट, ठीक है। मेघन कैसे कहते हैं, मेघन मतलब देखिए ब्रिटेन के राज परिवार है वहाँ पर, ठीक है, ब्रिटेन का राज परिवार है। तो वहाँ पे उनका जो ब्रिटेन के राजकुमार है हैरी और उनकी जो वाइफ है मेघन, इन लोगों ने बोला है कि ऐसा है कि हम राज परिवार से कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेंगे और एक हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं जैसे आम आदमी जीते हैं हम। क्योंकि अगर अब
अगर आप राज परिवार का हिस्सा रहते हो तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं और इसके तहत आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, ठीक है आपको। लेकिन मेगन और हैरी ने कहा कि हम राज परिवार से चीज़ें नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को मेग्जिट बोला गया है। उनकी वाइफ के नाम है मेग्जिट, कि मेगन ने कहा कि नहीं बस हो गया, हम अब जीते आराम से। तो इंटरेस्टिंग टर्म है। कभी कभी पीसीएस वाले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पूछ लेते हैं तो उसको लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। भैया सऊदी अरब नहीं, सॉरी नहीं, सऊदी अरब की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने अरब देशों के बीच में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाया है, ठीक है, यूएई ने। ये अब चूँकि आप कहोगे यार न्यूक्लियर पावर प्लांट की ज़रूरत क्या पड़ गई, वहाँ तो ऑलरेडी पेट्रोल इतना ज़्यादा है, डीजल इतना ज़्यादा है, तो पहले तो नहीं बनाया था, लेकिन अब वो भी समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम ख़त्म होने जा रहा है और जो पावर प्लांट होते हैं वो सिर्फ आपको बिजली देने के काम नहीं आते हैं, वहाँ से एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम होती है। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम यानी कि वो यूरेनियम या प्लूटोनियम, यूरेनियम है ना, वो जो परमाणु बम बनने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है ना, वो होता है एनरिचमेंट होता है। मतलब उसको उस ईंधन को इतना ज़्यादा रिफाइन किया जाता है कि वो परमाणु बम के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। तो ये यूएई में अब बनाया जा रहा है, अमीरात में, ठीक है। फॉल इन प्राइस इन पेट्रोलियम। अब बीच में क्या हुआ, जब कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस में ये बोला गया कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है, या जो क्रूड पेट्रोलियम है, क्रूड मतलब कि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ पेट्रोलियम है, उसके प्राइस जो है वो बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं और इतने नीचे गिर गए हैं कि नेगेटिव में चले गए हैं, नेगेटिव में मिल रहा था। अब ये क्या कहानी है, नेगेटिव में पेट्रोलियम क्यों बिक रहा था भाई, क्यों? मतलब पेट्रोल नेगेटिव का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो अपने कंज्यूमर को बोले भैया आप हमसे पेट्रोल ले लो और साथ में पैसा भी रखो, मतलब आप हमें पैसा मत दो, हम आपको पैसा दे रहे हैं कि इसे रखने के लिए, ठीक है। ये क्यों हुआ, देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो तेल के कुएँ होते हैं, ठीक है, तेल के कुएँ में तेल निकाला जाता है, ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला एक हाई टेक्नोलॉजी वाला एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है और इसमें बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। इसीलिए सऊदी अरब वगैरह, ये ईरान, इराक, ये इनके पास तेल के संसाधन तो हैं बट टेक्नोलॉजी नहीं है। और इसीलिए जो विदेशी कंपनीज़ होती हैं, जैसे अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, इन लोगों ने वहाँ पर राज किया हुआ है। अमेरिका का बोलबाला इसीलिए बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। अमेरिका ने बोला था कि ऐसा काम करेंगे कि हम पेट्रोल निकाल के आपको देंगे, आप लोग ₹2 रख लेना, बाकी हम ₹10 अपने पास रख लेंगे। तो पेट्रोल किसका? सऊदी अरब का, ठीक है। सऊदी अरब को मिल कितने रहे? ₹2, और अमेरिका का जिसको निकाला, जिसको किसी कंपनी है, उसको मिल रहे हैं ₹10, ठीक है। यही इश्यूज़ रहे, इसीलिए जो ईरान में जो इस्लामिक क्रांति आई 1979 में, ठीक है, वो इसी मुद्दे पे आई, जब वहाँ के आयतुल्ला खमैनी साहब ने बोला कि नहीं ये सही नहीं है और हम अमेरिका के कठपुतली नहीं बनेंगे और हमें भी जो हमारा संसाधन है उसमें हमें पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो पेट्रोलियम के लिए चूँकि इतनी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो अब अगर मान लो मांग नहीं है, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में 2 महीने तक बिल्कुल लॉकडाउन रहा और कोई भी मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाई, 80% तक की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई, तो पेट्रोल यूज़ नहीं हुआ। अब पेट्रोल यूज़ नहीं हुआ तो जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हो गया, बाकी कंट्रीज़ हैं, अब ठीक है, अब ये कंज्यूमर हैं, लेकिन कंज्यूमर है तो, लेकिन मान लो पेट्रोल को लेगा तो रखेगा तो ना कहीं, इंडिया भी स्टोर करेगा। अब स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। अब इंडिया पेट्रोल ले तो क्या करे भाई, चलो आप कह रहे हो नेगेटिव में है, लेकिन हम रखेंगे कहाँ, ठीक है ना। तो रखने की भी समस्या आ रही थी, तो इसलिए ये भी तो इस तहत पे जो कंपनीज़ ने कहा कि हम आपको नेगेटिव ग्रोथ दिखाई, मतलब कि आप पैसा हम आपको देंगे रखने के लिए। ये इसलिए होता है कि पेट्रोल का जो तेल कुएँ होते हैं, उससे ड्रिलिंग जो चल रही होती है, अगर वो एक बार बंद हो जाती है तो दोबारा स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा पैसा, समय और मतलब रिसोर्सेज लगते हैं। तो किसी पेट्रोलियम को फ्री में पैसा मतलब फ्री में दे देना बनस्पत आसान पड़ता है कि दोबारा से खुदाई करना, ठीक है। तो ये इसलिए ही नेगेटिव जो तेल की ग्रोथ है उसके बावजूद इसलिए हुई थी कि दोबारा डिगिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति। हिंद महासागर, इंडियन ओशन जो पूरा प्रोसेस है, देखिए चाइना के साथ तो विवाद चली था, ठीक है। चाइना साउथ चाइना सी में अपने आप को एक डोमिनेटिंग पावर के रूप में इस्टेब्लिश करता है। वहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो चैलेंज करते हैं।
ठीक है, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इनसे भी का विवाद चलता रहता है। जो चाइना एक साउथ चाइना सी में एक चीज़ एक बाउंड्री पे डिस्प्यूट चलता है, तो 9 डैश लाइन आती है। 9 डैश लाइन पे चाइना बोलता है कि ये लाइन जो है वो इसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, हम हमारी दूसरी बाउंड्री को फॉलो करेंगे। ये सब विवाद का इसका एक कारण, 2 कारण है बल्कि। पहला कारण तो देखिए क्या है कि वहाँ ट्रेड होता है, ट्रेड रूट है। जो भी चाइना के पास या बाकी विदेशों जो शिप आते हैं तो वो उसी रास्ते से गुजरते हैं, तो उस रास्ते पर जो डोमिनेट कर लेगा तो वो पूरे विश्व व्यापार को डोमिनेट कर लेगा। ठीक है, एक तो इस पर अगर चाइना उस पर कंट्रोल कर लेता है तो कभी भी युद्ध की स्थिति में वहाँ पर वो अच्छी स्थिति में रहेगा, वहाँ पे वो बड़ी से बड़ी देश को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसकी नेवी वहाँ पर होगी। दूसरा, वहाँ पे टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं, वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोलियम है, गैस है, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ के अंदर। अब यही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, इंडियन ओशन में हो रहा है। इंडियन ओशन में इंडिया का वहाँ पे अब इंडिया कहता है कि हम यहाँ पर संभालेंगे। अब जैसे कि श्रीलंका है, वहाँ पर श्रीलंका हो गया या मालदीव हो गया या अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, तो इंडियन ओशन में एक संबंध अच्छे रहें इंडिया के, जो बाकी कंट्रीज़ के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ संबंध अच्छे रहें। तो इंडिया ने, मोदी जी ने एक फ़लसफ़ा दिया है। फ़लसफ़ा क्या कहूँगा, एक फिर से उन्होंने कुछ एक अच्छी चीज़ बात बोली है, वो है सागर नाम का कॉन्सेप्ट दिया है। जब ये मालदीव गए थे वहाँ पर उन्होंने बात में अपना कॉन्सेप्ट रखा, वो है, तो बोला सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन, यानी कि मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वो सब कंट्रीज़ के हम मिल के साथ में काम करेंगे। अभी मिल के काम का मतलब है कि हम पायरेसी को रोकेंगे, हम डकैती जो होती है वहाँ पर, जो पायरेट्स और कैरेबियन वाले जो पायरेट्स बन जाते हैं उसको हम रोकेंगे। ठीक है, हम मिलकर मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह से कोऑपरेशन रहेगा, सागर नाम का दिया गया है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि हिंद महासागर में हमारी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा मजबूत रहे, हम मजबूती से खड़े, चाइना को एडवांटेज ना मिले। ठीक है, चाइना थोड़ा सा इंडियन ओशन में आने की कोशिश कर रहा है। वो श्रीलंका का उसने हम्बनटोटा एक जो पोर्ट है वो ले लिया है, उधर ग्वादर पोर्ट उधर उसके हाथ में है। तो इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए साथ में चाइना एक अपनी एक प्लान बी के तहत भी इंडियन ओशन में, अब इंडियन ओशन में अगर मान लो इंडिया कमज़ोर पड़ता है तो फिर उसको दिक्कत आ सकती है। अच्छा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। क्या होता है ग्रे लिस्ट, क्या हो, ये कौन सी लिस्ट है भाई? देखिए, ये लिस्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है कि ये एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये बोलता है कि हर कंट्री के जो भी उनको वर्ल्ड, मतलब कोई कंट्री है मान लेट सपोज, वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ कितना एक्टिव हैं, वो कितना एफर्ट कर रहे हैं कि अपने देश में टेररिज्म को रोकने के लिए, या जो पैसा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसा उसको वर्ल्ड बैंक से या बाकी जगह से मिल रहा है उसका वो मिसयूज़ कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एक FATF करा है कि, और कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जैसे पाकिस्तान, जो उन पर डाउटफुल रहता है कि आपके यहाँ लॉ ऐसे नहीं है, मजबूत लॉ नहीं है, जो कि अगर कोई टेररिस्ट आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, सज़ा देने के लिए, या कोई टेरर फंडिंग करता है, पैसा देता है तो उसको रोकने के लिए, सज़ा देने के लिए, और साथ में जो पैसा आपको लोन के रूप में या ग्रांट के रूप में मिलता है तो वो भी आप टेरर फंडिंग में लगा देते हो उसमें। ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान के ऊपर ये है, और पाकिस्तान को ग्रे में रखा गया। ग्रे के बाद सिर्फ ब्लैक होता है। ब्लैक का मतलब होता है कि आप बिल्कुल समझ लो कि फिर आपको तो बिल्कुल दोषी करार दे दिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ब्लैक लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको लोन मिलने में दिक्कत आती है। समझ लीजिए कि सिविल ख़राब हो गया आपका, जिस तरह सिविल ख़राब हो जाने से आपको लोन नहीं मिलता, उस तरह अगर FATF की ब्लैक लिस्ट में आप आ जाते हो तो वर्ल्ड बैंक, IMF से, ऐसे बड़े कंट्री से आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो देखते हैं कि आप ब्लैक लिस्ट में हो तो उनको लगता है कि बहुत रिस्की है, और वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो ग्रांट दे रहे हैं वो सही जगह यूटिलाइज़ नहीं होगी। इसलिए अच्छा, इंडिया इसमें लगी पड़ी है कि किसी तरह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन उधर चाइना और तुर्की उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चाइना तो ऑब्वियसली बात है, उसका अपने दोस्त को बचाएगा, लेकिन इंडिया ने पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में ही आया है, ब्लैक लिस्ट में नहीं आया है इसके अंदर। ठीक है, बाकी नेबर फर्स्ट पॉलिसी तो खैर चलिए अच्छी बात है, अपने पड़ोसी को प्यार कीजिए। नेहरू जी ने कहा था कि आप क्या था, मैं तो बोल रहा हूँ, आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते,
ठीक है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। तो नेबर फर्स्ट पॉलिसी में मोदी जी जब बने भारत के प्रधानमंत्री, तो उनका पहला अपना एक विज़न था कि जितने पड़ोसी हैं उनके साथ एक बहुत अच्छे तरीके से एक रिलेशनशिप्स हों। इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले श्रीलंका गए, नेपाल गए, बांग्लादेश गए। पाकिस्तान को थोड़ा सा उन्होंने बाईपास किया। इनफैक्ट पाकिस्तान भी जाते हैं, कुछ बिरयानी खा के आते हैं थोड़ा सा, जब नवाज शरीफ की बेटी की शादी में गए थे वो, ठीक है। लेकिन जो नेबर्स हैं इस समय मामला डिप्लोमेसी जो भी डिप्लोमेसी मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। नेपाल है या बांग्लादेश है, ये सब बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं इंडिया से। तो एक नेबर फर्स्ट पॉलिसीज़ के तहत उनको खुश किया जा रहा है। दूसरा, चूँकि सार्क जो हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर क्या था, रीजनल कोऑपरेशन सार्क, वो सार्क कंट्रीज़ जो हैं जिसमें 8 कंट्रीज़ थी, ये सब आपस में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से सार्क जो है वो आसियान नहीं बन पा रहा है। आसियान कंट्रीज़ में जिस तरह से 8-10 कंट्री हैं और आपस में मिलकर कोऑपरेशन करते हैं, तो पाकिस्तान का जो नॉन कोऑपरेशन वाला एटीट्यूड है वो दिक्कत कर रहा है। इसीलिए इंडिया ने बाईपास किया है कि किसी भी तरह से आके सार्क में, क्योंकि पाकिस्तान है तो सार्क को कमज़ोर करके वो बिम्स्टेक को सपोर्ट कर रहा है। बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव वाला है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, आपका इधर थाईलैंड, म्यांमार, ये कंट्रीज़ आती हैं। तो साउथ एशियंस की काफ़ी कंट्रीज़ में से आती हैं, तो उनको भी वो उस माध्यम से एक ग्रुप को वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इंडिया के खिलाफ एक आया है कि इंडिया अमंग लीस्ट फ्री डेमोक्रेसीज़। देखिए, डेमोक्रेसी और फ्री का मतलब है क्या? सीधी बात है, यहाँ पर चूँकि इंडिया ने कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था उसको ख़त्म किया, ठीक है। बाद में हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट किया, ठीक है। और इस तरह से जो NRC और CAA वाला जो विवाद इंडिया में हो, तो एक तरह से ये माना गया कि इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। और चूँकि भाई अंग्रेज़ हैं तो हमें तो वो उटपटांग लिखेंगे ही, ठीक है। मैं तो इस बात को मानता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। कि वो देख नहीं सकते कि इंडिया की जो सबसे स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी, वो उसका हो। तो उसमें मतलब उन्होंने इतना कर दिया, इतना ख़राब कर दिया कि इंडिया की रैंक आखिरी आई है। मतलब इसके बाद सिर्फ एक कंट्री बची थी, टूनेशिया, उससे ऊपर आई है। तो मतलब इंडिया ऐसे सुपर पावर कंट्री जो फ्यूचर में हो जाएगी, उसकी डेमोक्रेसी इतनी खतरे में आ गई कि वो टूनेशिया से कंपेयर करने लगी है वो, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि ये जो कंट्रीज़ हैं अब अमेरिका है, अमेरिका में कालों को मार दिया था तब उनको डेमोक्रेसी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इंडिया ने भाई CAA और NRC पे विवाद हो गया, ठीक है। विवाद के अपने कारण हैं, आप उसे पसंद करो ना पसंद करो अलग बात है, लेकिन इतना बड़े विवाद आपने हो गया कि आपने हमारी डेमोक्रेसी जो 70 साल से चली आ रही है, इतनी मजबूत, इतने 1-1.5 अरब के बराबर हम लोग हो गए, उसको पूरा एक धागे में पिरोए हुए है। वो सब छोड़ के आपको एक छोटा मोटा थोड़ा सा आपको एक प्रोटेस्ट हो गए, कश्मीर में थोड़ा प्रोटेस्ट हो गए, NRC के प्रोटेस्ट हो गए, तो आपने कहा डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, सबसे ख़राब इसमें रही है। और ठीक है, बाकी दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ये PDF है। और जो इसको स्टार्ट किया वो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 ये रिपोर्ट इसने जारी की है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPPCS का एक ऑनलाइन कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, चल रहा है, तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।